हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे बच्चों, जो हम लोग क्लास 10 की बायोलॉजी की क्लासेस लेके चल रहे हैं, ये उसकी आज 5वीं क्लास है। तो बच्चों, जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है, उनके आपके पास प्रॉपर नोट्स अगर बने हैं तो आप इन सारी चीज़ों को बेहतर से कनेक्ट कर पाओगे। और अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले उनको रिफ़र करिए, फिर आप बाद में यहाँ देखने की कोशिश करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा विषमपोषी पोषण। ठीक है, देखिए हमने स्वपोषी पोषण देख लिया, पौधों को देख लिया, वो कैसे अपना भोजन बनाते हैं, कैसे भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली है। ठीक है, तो आज के हम क्लास में देखते हैं कि विषमपोषी पोषण क्या होता है। ठीक है, तो विषमपोषी पोषण किस में होता है बेटा? विषमपोषी पोषण होता है विषमपोषी जीवों में। किस में होगा? विषमपोषी जीवों में। ये हो गए हमारे विषमपोषी जीव। विषमपोषी जीव क्या होते हैं बेटा? विषमपोषी जीव ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं भाई? अगर हम शाकाहारी हैं तो हम पेड़ पौधों पर निर्भर करेंगे। क्या पेड़ पौधों में जीवन नहीं होता? वो भी तो जीव है ना। तो हम अपने भोजन के लिए दूसरे जीवन पर निर्भर हैं कि नहीं है? तो हम क्या हुए बेटा? विषमपोषी हुए। यदि हम मांसाहारी हैं तो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के मांस पर निर्भर करते हैं, यानी किसी दूसरे जीव पर ही निर्भर करते हैं। तो हम भी क्या हुए? विषमपोषी हुए। ठीक है, यानी कोई भी जीव होगा वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करेगा ना, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा आपका विषमपोषी जीव। ठीक है, अब विषमपोषी जीव कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, तो जो पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, यानी पूरे जैव जगत में, इसको कहते हैं पूरे संसार में जितने भी जंतु और कवक हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? जंतु और कवकों की। तो जितने भी आपके जंतु हैं, ठीक, जिनको आप कहते हो एनिमल, ठीक, जितने भी आपके एनिमल हैं और जितने भी आपके कवक हैं, वो सबके सब क्या होते हैं? वो सबके सब विषमपोषी होते हैं। यानी ऑल एनिमल्स एंड फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जितने भी आपके जंतु और कवक हैं वो सब क्या हैं? विषमपोषी जीव हैं। अब ये जंतु और कवक मिलकर ना कितने प्रकार का विषमपोषी पोषण कर सकते हैं? तो बेटा 4 प्रकार का। तो विषमपोषी पोषण हमारा कितने टाइप का हो गया? 4 टाइप का। यानी ये जंतु और कवक मिलकर कितने टाइप का विषमपोषी पोषण कर सकते हैं बेटा? 4 टाइप का। ठीक है, तो आइए उनको भी देख लेते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए, जो हमारा पहला पोषण है बेटा उसको हम लोग कहते हैं शाकाहारी। शाकाहारी पोषण यानी शाकाहारी जीवों द्वारा किए जाने वाले पोषण। देखो, विषमपोषी पोषण किसके द्वारा हुआ? विषमपोषी जीवों द्वारा। अब विषमपोषी जीव जितने टाइप के होंगे उतने ही टाइप का क्या होगा? विषमपोषी पोषण होगा। तो हम ये देखते हैं कि विषमपोषी जीव कितने टाइप के होते हैं। तो पहला हो गया हमारा शाकाहारी। शाकाहारी क्या होते हैं बेटा? ठीक है, देखो, शाकाहारी ऐसे जीव होते हैं ना जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, वो क्या हैं? शाकाहारी हैं। ठीक है, तो ये भोजन के लिए किस पर निर्भर रहेगा बेटा? ये भोजन ग्रहण कहाँ से करेंगे? ये भोजन ग्रहण करेंगे पेड़ पौधे से। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? पेड़ पौधों से ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा? शाकाहारी कहलाते हैं। फिर आते हैं आपका मांसाहारी जीव। ठीक, मांसाहारी जीव क्या होते हैं बेटा? मांसाहारी जीव ऐसे जीव होते हैं जो अपने से छोटे जीवों को खा जाते हैं। ठीक है, जैसे शेर है। ठीक है, शेर देखो आप क्या करता है, अपने से छोटे जीवों को खा जाता है। जैसे उसको हिरन मिल गया कहीं पर, ठीक है, या खरगोश मिल गया, या कोई भी छोटा चीज़ मिल जाता है तो वो उसको क्या करता है? खा जाता है। तो ऐसे जीव जो अपने से छोटे जीवन को अपने से छोटे जीवों को खा जाते हैं ना, वो क्या कहलाएंगे बेटा? मांसाहारी जीव। तो यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं बेटा? अपने से छोटे जीवों से। ठीक, ध्यान से सुनो, शाकाहारी जीव क्या है? ऐसे जीव जो पेड़ पौधों से भोजन ग्रहण करेंगे। जैसे हिरन हो गया, खरगोश हो गया, बकरी हो गई, ये सब क्या है? पेड़ पौधों को खाते हैं। ठीक है, मांसाहारी क्या हो गया? ऐसे जीव जो भोजन किससे ग्रहण करेंगे? अपने से छोटे जीवों से। इंसान तो दोनों में आता है। ठीक, अब अपने आप को आप देखो, आप किस में आते हो। ठीक, लेकिन बेहतर क्या है बेटा? किसी जीव को खाने से अच्छा है कि आप क्या खाओ? हरे पेड़ पौधों को भी। ठीक है, चलो आगे देखो। अब तीसरा टाइप क्या है इसका? तीसरा टाइप को बेटा हम कहते हैं अपमार्जक। क्या कहेंगे? अपमार्जक। ठीक, अपमार्जक जो होते हैं ना बेटा, कहीं ना कहीं एक तरीके के सफाई कर्मी ही होते हैं। क्या होते हैं? सफाई कर्मी ही। अब ये कहाँ पाए जाएंगे?
देखो, अगर ये विषमपोषी हैं तो अपना भोजन किसी दूसरे से ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो कहाँ से ग्रहण करेंगे? देखो बेटा, जब पेड़ पौधे ना सड़ गल जाते हैं, क्या हो जाते हैं? पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं, या फिर कोई जीव जो है ना, या फिर कोई जंतु जिसको कहोगे, कोई जंतु है ना जो मर जाता है, ठीक, तो उस पर जो जीव आके अपना भोजन ग्रहण करते हैं ना, उसको आप क्या कहते हो? अपमार्जक। जैसे देखो, एक कुत्ता है मान लो मर जाता है, या फिर आपके घरों में जानवर मर जाते हैं, तो आप क्या करते हो? अपने जो गांव का क्षेत्र होता है उससे ले जाके दूर फेंक देते हो। शहरों में क्या करते हैं? नगर पालिका वाले ले जाके दूर फेंक देते हैं, ठीक है। तो दूर फेंकने पर क्या होता है? जब उनको दूर फेंका जाता है ना, तो कुछ ऐसे जंतु होते हैं, जैसे कौवा हो गया, बाज हो गया, ठीक है, चील हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे जंतु हैं ना जो क्या करते हैं बेटा? उस मरे जीव से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये अपमार्जक कहलाएंगे, ठीक है। और पेड़ पौधों की बात करें तो कभी आपने देखा होगा तो धान के खेत से पैरा निकलता है, जब आप उसको काफ़ी टाइम तक छोड़ दीजिए, जैसे भी नवंबर दिसंबर के टाइम पर निकल रहा होगा, फिर आप इसको छोड़ देंगे काफ़ी टाइम तक, बारिश के टाइम पर जब बारिश होगी ना, तो यही पैरा गल जाता है बेटा, सड़ जाता है, ठीक। और सड़ने के बाद ना इसके ऊपर आप देखोगे वाइट कलर के कुछ इस तरीके से संरचनाएं आ जाती हैं, ठीक, ऐसे ऐसे करती हुई आप संरचनाएं देखोगे, ठीक है। आप इनको पता नहीं क्या कहते हो अपनी गांव की लैंग्वेज में या फिर शहर की लैंग्वेज में, आप जो भी कहते हो इनको, लेकिन एक्चुअली क्या है बेटा? बायोलॉजिकल लैंग्वेज में एगेरिकस होता है। क्या होता है बेटा? एगेरिकस। ये क्या है? एक तरीके का कवक है, यानी ऐसे जंतु या फिर कवक जो अपना भोजन सड़े हुए पेड़ पौधों से या फिर मरे हुए जंतुओं से ग्रहण करते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके अपमार्जक। तो ऐसे जीव कौन से? जंतु और कवक, ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पेड़ पौधों से या फिर मृत जंतुओं से ग्रहण करेंगे, वो क्या कहलाएंगे बेटा? अपमार्जक कहलाएंगे। अब इसकी चौथी श्रेणी देखिए बेटा, चौथी श्रेणी है बेटा परजीवियों की। किसकी? परजीवियों की, ठीक। परजीवी नाम से ही पता चल रहा है, पर मतलब होता है दूसरा, जीवी मतलब जीवन यापन करने वाले, ठीक है। तो परजीवी ऐसे जीव होते हैं ना जो अपना जीवन जो है किसी दूसरे जीव के ऊपर या फिर उसके अंदर यापन करते हैं। एग्जाम्पल देख बेटा, परजीवी का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे हमारा जूं है। जूं कहाँ पाया जाता है? सर में पाया जाता है। अब आप बताओ कि करता क्या है वहाँ पर? वो आपके बालों में रहता है और आपके शरीर से क्या करता है? पोषण प्राप्त करता है। तो वो एक ऐसा जीव है ना जो किसी दूसरे जीव से अपना डायरेक्ट पोषण प्राप्त कर रहा है, जीवित जीव से, ठीक। तो वो क्या कहलाएगा बेटा? आपका परजीवी कहलाएगा। मलेरिया होता है ना आपको, कैसे होता है? आप कहोगे नहीं सर वो तो मच्छर से होता है, ठीक है। मच्छर भी क्या है बेटा? परजीवी है, आपके ऊपर आके रहता है, आपके खून को चूसता है, वो भी परजीवी है, लेकिन वो बाह्य परजीवी है, शरीर के बाहर रहता है, ठीक है। लेकिन मच्छर के अंदर ना एक कोश की जीव होता है, इसको आप प्लाज्मोडियम कहते हो, ठीक है। वो मच्छर क्या करता है? जब आपको काटता है ना, तो उसी प्लाज्मोडियम को आपके ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। फिर वही प्लाज्मोडियम आपके ब्लड के अंदर जाके अपनी ग्रोथ करता है, ठीक है, अपना वृद्धि और विकास करता है, फिर जिसके कारण आपको मलेरिया हो जाता है। तो आप क्या कहोगे कि मलेरिया कैसे हो गया? बहुत सारे लोगों को आप सुनोगे, कहोगे, कहते हैं कि मलेरिया जो है वो मच्छरों से होता है। तो बेटा मच्छर से नहीं होता, मच्छर के अंदर एक कोश की जीव रहता है, इसको आप प्लाज्मोडियम कहते हो। वो प्लाज्मोडियम जब आपके बॉडी के अंदर पहुंचता है ना, तब आपको क्या होता है? तब आपको मलेरिया होता है। इज दैट क्लियर? तो आगे बढ़ें। तो मलेरिया का जो परजीवी है ना, वो कहाँ रहता है बेटा? वो आपके ब्लड के अंदर रहता है ना, यानी आपकी बॉडी के अंदर रहता है। तो वो भी क्या है? परजीवी है, लेकिन वो शरीर के अंदर रह रहा है। तो परजीवी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो शरीर के बाहर या शरीर के अंदर रह के शरीर से भोजन ग्रहण करते हैं ना, वो क्या है बेटा? परजीवी हैं। तो ये अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करेंगे? ये अपना भोजन ग्रहण करेंगे जीव के शरीर के बाहर रहकर, ठीक, या फिर जीवों के शरीर पर रहकर, या जीवों के शरीर के अंदर रहकर, ठीक है। तो जीवों के शरीर के बाहर रहकर अपना भोजन यापन कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे बेटा? बाह्य परजीवी होंगे, क्योंकि बाहर रह रहे हैं, ठीक है। तो परजीवी भी कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक होगा बेटा इसका पार्ट बाह्य परजीवी,
यानी ऐसे परजीवी जो शरीर के बाहर रहते हैं, जैसे जूं हो गया। दूसरा पार्ट क्या होगा बेटा इसका, होगा आंतरिक परजीवी। ठीक है, तो ऐसे परजीवी जो शरीर के अंदर रहते हैं, जैसे मलेरिया का परजीवी। ठीक है, तो विषम पोषी पोषण बेटा कितने टाइप का, 4 टाइप का, शाकाहारी, मांसाहारी, अपमार्जक और परजीवी। इन सब के एग्जाम्पल्स भी मैंने बता दिए थे। इसका एग्जाम्पल हो गया पेड़ पौधे। मांसाहारी जीवों में ऐसे बड़े जीव आएंगे जो अपने से छोटों को खा लेते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता, ये सारे हो गए। ठीक है, अपमार्जक में क्या आएंगे, ऐसे जंतु और ऐसे कवक आएंगे जो किस पर, सड़े गले पेड़ पौधों पर या फिर मृत जंतुओं से अपना भोजन यापन करते हैं। परजीवी में ऐसे जीव आएंगे जो किसी दूसरे जीव के ऊपर रहते हैं या फिर उसके जीव के अंदर रहते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया किसका, जूं का और प्लाज्मोडियम का। ठीक है, तो इतनी बातें उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होंगी। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग हेडिंग लगाते हैं बेटा, विषम पोषी पोषण के पद। ठीक है, तो देखो इतनी बात तो हमें समझ आ गई है कि जो विषम पोषी पोषण होता है ना, वो किस में होता है, वो होता है बेटा कवक और जंतुओं में। यानी सभी कवकों और जंतुओं में क्या होता है, विषम पोषी पोषण होता है। तो ये किस में होता है बेटा, ये हो गया हमारा जंतुओं और कवकों में। ठीक है, अब विषम पोषी पोषण अगर किसी जंतु में हो रहा है तो वो कितने स्टेप में हो रहा है। ठीक है, तो उसी स्टेप का अध्ययन करने के लिए हम लोग हेडिंग लगाते हैं क्या, विषम पोषी पोषण के पद। ठीक ठीक, स्टेप्स इन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो देख बेटा, सबसे पहले आप अपनी ही बात करो। आप क्या करते हो, भोजन को जब ग्रहण करते हो ना, ठीक है, तो भोजन को शरीर के अंदर ले जाने की प्रक्रिया है, जो भोजन को आप ग्रहण करते हो ना, शरीर के अंदर ले जाने की प्रक्रिया है, उसको आप अंतःग्रहण करते हो। तो पोषण के सबसे पहले स्टेप में क्या आएगा, भोजन का अंतःग्रहण। ठीक, भोजन को क्या किया आपने, अपने अंदर लिया। अब भोजन कैसे होता है बेटा, वो तो जटिल होता है। आपकी बॉडी क्या कर सकती है, आपकी बॉडी उसका डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि वो जटिल होता है और बड़ा होता है। यार बड़ी समस्या है, क्या करना चाहिए बताओ। जब आप कोई बड़ी चीज़ है, मान लीजिए कोई बड़ा सा बक्सा है, उसको अपने घर में ले जाना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बड़ी सी चीज़ को नहीं ले जा पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, फिर जाओगे दुकान पर, कहोगे कि भाई साहब एक काम करिए, इसी बक्से के 2-3 पार्ट कर दीजिए छोटे छोटे, फिर उसको लेके हम चले जाएंगे। ठीक है, या फिर कोई बड़ी चीज़ है जब अंदर नहीं जा पाती है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसको छोटा करवा के अंदर ले आते हो भाई, लेकिन अंदर ले आना ज़रूरी है। ठीक है, सेम वैसे ही आपका भोजन है, भोजन तो अंदर जाना जरूरी है, क्योंकि बेटा उससे ऊर्जा मिलनी है, लेकिन यार दिक्कत ये है कि वो बहुत बड़ा है। तो ठीक है, पहले बड़े को अंदर करो, फिर छोटे उसको छोटा करके हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो बड़े भोजन को जब आप अंदर करते हो तो उस प्रक्रिया को आपने क्या कह दिया, अंतःग्रहण। फिर आता है बेटा दूसरा स्टेप। इसके बाद क्या आ गया आपका दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होता है, बड़ा जो पदार्थ है ना वो छोटा होता है, यानी उसका होता है पाचन। और ये पाचन जो है ना बेटा किसकी सहायता से होता है, आपके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो उस बड़े भोजन को तोड़कर क्या कर देते हैं, छोटा छोटा कर देते हैं। ये प्रोसेस कहाँ चली है, आपके पेट में चलती है, और इसके कुछ पार्ट्स जो है ना आपकी छोटी आंत में भी घटित होते हैं। तो यानी पाचन की प्रक्रिया आपकी छोटी आंत और पेट में चलती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बेटा, जब भोजन पच जाएगा ना बेटा, वो तो कैसा हो जाएगा, अभी जटिल था जब आपने ग्रहण किया था, तो जब आप पचा दोगे उसको तो कैसा हो जाएगा, वो तो सरल हो जाएगा। लेकिन यार रहेगा कहाँ पर, जहाँ पर उसका पाचन हुआ होगा। तो पाचन होता है छोटी आंत में, तो यार मेरा अभी भोजन तो छोटी ही आंत में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा भोजन यहाँ हाथ की कोशिकाओं में आ जाए। ठीक है, तब क्या होगा, तो जो ये पचा हुआ भोजन है ना, ये आपके ब्लड द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। छोटी आंत से उसको कहाँ अवशोषित कर लिया जाएगा, ब्लड में। इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे बेटा, अवशोषण कहोगे। ठीक, अवशोषण कहाँ से होता है, आपकी छोटी आंत से उसका हो गया अवशोषण। अवशोषण होने के बाद क्या होगा, अवशोषण होने के बाद जो आपका भोजन है ना वो सीधा जाता है आपके लीवर में। कहाँ जाएगा बेटा, वो जाता है लीवर में। किसके द्वारा जाता है, तो देखो एक ब्लड की नली होती है जिसको कहा जाता है यकृत निवाहिका सिरा। क्या कहा जाएगा बेटा, यकृत निवाहिका सिरा। इस सिरा के माध्यम से आपका जो पचा हुआ भोजन है ना वो कहाँ पहुँच जाता है, वो पहुँच जाता है लीवर में। अब लीवर ये देखता है कि बॉडी में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर इसकी ज़रूरत है। ठीक है, बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ की सेल्स को भोजन की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर कोई पार्ट रहता है तो लीवर उस भोजन को कहाँ भेज देता है बेटा, वो भेज देता है कोशिकाओं में। तो भोजन का कोशिकाओं तक पहुंचना क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है स्वांगीकरण।
अब देखो मेरा भोजन कहाँ आ गया, बाहर था, बाहर से अंतःग्रहण हुआ, अंतःग्रहण किया मैंने, जटिल भोजन था, फिर उसको पचा के मैंने छोटा किया, छोटा होने के बाद उसका अवशोषण करके कहाँ पहुँचाया, यकृत तक, फिर यकृत से वो कहाँ गया, कोशिकाओं तक पहुँचा। उस प्रक्रिया को आपने क्या कह दिया, स्वांगीकरण। ठीक है, अब स्वांगीकरण के बाद क्या होता है कि ये मान लीजिए आपकी सेल है, ठीक है बेटा, सेल में क्या आ गया है, मान लीजिए आपका भोजन आ गया है। अब इस भोजन का क्या होगा, ये है आपका मान लीजिए भोजन सेल में, इसका होता है बेटा ऑक्सीकरण। क्या कराया हमने, ऑक्सीकरण। आप लोग जानते हो कि ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या है, ऑक्सीकरण है। हाइड्रोजन का बाहर निकलना भी क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण होता है। तो इस भोजन से मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को बाहर निकाला, ऑक्सीजन को जोड़ा और यहाँ पर बनाया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। इसी क्रम में बेटा यहाँ पर बहुत सारी ऊर्जा निकलती है और इसी ऊर्जा को मैं स्टोर कर लेता हूँ किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में, मतलब ATP के रूप में स्टोर कर ली जाती है। ATP का मतलब होता है बेटा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और यही ऊर्जा हमारे काम करने में काम आती है। समझ आई बात। तो विषम पोषण के कितने पद हो गए, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको बेहतर समझ आ रही होंगी। अगर कहीं पर भी कोई डाउट आता है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को ड्रॉप करिएगा, फिर जैसे भी होगा मैं उसको देखते ही सॉल्व करूँगा, बट डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। ठीक है, तो आगे बढ़ें बेटा, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग हेडिंग डालते हैं, विषम पोषी जीव पोषण कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा। विषम पोषी जीवों में कौन आता है, जंतु आते हैं और कवक आते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लेंगे कि जंतु कैसे करता है विषम पोषी पोषण, ठीक है, और कवक जो है वो कैसे करता है। ठीक है, तो विषम पोषी जीवों में जंतु आता है, और जंतुओं में हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं किसका, जंतुओं में एग्जाम्पल लेते हैं अमीबा का। किसका एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, अमीबा का। अब हम लोग देखते हैं कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। ठीक है, सपोज करिए कि अमीबा है ये, इसके बाहर का जो माध्यम है उस माध्यम में क्या पड़ा हुआ है, भोजन पड़ा हुआ है, और ये भोजन क्या है बेटा, ये भोजन है एक शर्करा। ठीक, अब इस भोजन को क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा। कैसे ग्रहण करेगा, देखिए ये अमीबा के बाहर की ओर आपको क्या दिख रही है, उसकी प्लाज्मा झिल्ली दिख रही है। ठीक है, अमीबा क्या करेगा बेटा, इस भोजन के पास जाएगा, भोजन के पास जाने के बाद ना इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो झिल्ली है ना उसमें थोड़ा सा ऐसे उभार आएगा। ठीक, और इस उभार को क्या नाम दे दिया हमने, कूटपाद। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है नकली, पोडिया मतलब पैर। ये इसके ऐसे पैर हैं ना जो नकली हैं, यानी कुछ टाइम तक बने रहेंगे, फिर क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसने क्या बनाना शुरू किया, कूटपाद। कूटपाद ये इस प्रकार बनाता है ना कि वो भोजन को ऐसे दोनों तरफ से क्या कर सके बेटा, ऐसे घेर सके। पहले ऐसे बनाना चालू करेगा, फिर घेरते घेरते देखो क्या करता है, अंदर कर लेता है। दूसरे स्टेप में क्या किया, जब ये भोजन को अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एकदम पास ले लिया तो देखो स्यूडोपोडिया को बढ़ाकर क्या किया है, दोनों तरफ से ऐसे इसने घेर लिया। एक समय ऐसा आया कि यहाँ पर देखो ये वाला हिस्सा बढ़ता चला गया और ये एकदम अंदर चला गया। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों दीवारें आपस में मिल जाएंगी और इस भोजन की को चारों तरफ से घेर कर कहाँ पहुँचा दिया जाएगा, सेल के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर क्या भरा होता है बेटा, सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है ना वो क्या होता है, वो होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के पास क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, अब मेरे पास जो शर्करा आई है ना, सपोज करिए ये शर्करा को मैं कह देता हूँ ये चीनी है। क्या है बेटा, ये चीनी है। चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, चीनी का फॉर्मूला होता है C12 H22 एंड O11। ठीक है, तो ये एंजाइम जो होते हैं ना, ये एंजाइम जल की सहायता से, किसकी सहायता से बेटा, जल की सहायता से। आप सुने होंगे ना कि किसी भी भोजन को पचाने के लिए बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बिना पानी के पाचन नहीं हो सकता है। ठीक है, जब आप सुना ना कहते हैं सर डिहाइड्रेशन हो गया है हमको, डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी हो गई बेटा। अच्छा, जब डिहाइड्रेशन होता है ना तो कहते हैं आदमी को डकार आती है, भोजन पचा नहीं है, ऐसा है वैसा है, हाँ दुनिया भर की कहानी बताते हैं। तो वो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, देख बेटा भोजन का पाचन तभी होगा ना जब क्या होगा, जल होगा, क्योंकि ये एंजाइम किसके साथ काम करते हैं, जल के साथ में। ठीक है,
अगर डिहाइड्रेशन हो गया, हाइड्रेशन का मतलब होता है जल का जुड़ना, डिहाइड्रेशन मतलब जल का बाहर आना। डिहाइड्रेशन हो गया यानी आपके पेट के अंदर पानी की कमी हो गई। पानी की कमी हो गई तो बता बेटा एंजाइम काम करेगा, इस भोजन का पाचन होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो इस एंजाइम ने क्या किया, जल की सहायता से इस चीनी का क्या किया, पाचन किया। तो देखो इधर क्या हुआ, जल की सहायता से इसने क्या किया, चीनी का पाचन किया। जब बेटा चीनी का पाचन होगा तो उसमें से, चीनी तो एक जटिल शर्करा है, उसमें निकलती है 2 सरल शर्करा। क्या बनती हैं? 2 सरल शर्कराएँ बनती हैं। ठीक है, अब सरल शर्कराएँ क्या होती हैं? सरल शर्कराएँ, एक ग्लूकोज निकला और दूसरा क्या निकला बेटा, फ्रक्टोज निकला। सरल शर्करा बेटा ऐसी शर्करा होती है ना जिसको जल की सहायता से और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, वो क्या है, सरल शर्करा है। चीनी क्या है, एक जटिल शर्करा है, क्योंकि इसको जल की सहायता से किसी और छोटे सरल शर्कराओं में तोड़ा जा सकता है। अब ध्यान से सुनो बेटा, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है C6H12O6। फ्रक्टोज का भी फार्मूला होता है बेटा C6H12O6। अरे बाप रे सर, क्या मजाक कर रहे हैं, दोनों का फार्मूला सेम है तो नाम ऐसे अलग कैसे हो गया, है ना बेटा? सोचने वाली बात है ना। बट ध्यान दो इधर, ये दोनों अलग अलग शुगर्स हैं, तो सर ये नाम कैसे फिर इनके, देखो C6H12O6 है, इसका भी C6H12O6 है। ठीक है, देख बेटा सब कुछ सेम है, लेकिन एक चीज़ होती है क्रियात्मक समूह। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी आगे पढ़ोगे आप। ठीक है, जब केमिस्ट्री की क्लासेस आएंगी तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप। फिलहाल के लिए अभी आप ऐसे समझो। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह परमाणु या परमाणुओं के ऐसे समूह होते हैं ना जो किसी यौगिक के गुणों को निर्धारित करते हैं। ठीक है, वो कई तरीके के होते हैं, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ओइक एसिड ग्रुप हो गया, एमाइन हो गया, एमाइड हो गया, एस्टर हो गया, ईथर हो गया, कई सारे होते हैं, उनमें फ़िलहाल अभी मत जाओ आप। अभी आप समझो कि ग्लूकोज जो होता है ना बेटा, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो अलग होता है। फ्रक्टोज जो होता है ना, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अलग होता है। दोनों के फॉर्मूले सेम है बट दोनों के फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह क्या है, अलग है। तो सर ये भी बता दो कि फिर कौन सा होता है। ठीक है, चल बेटा देख इधर, ये जो क्रियात्मक समूह है ना, इसमें होता है एल्डिहाइड। ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड। फ्रक्टोज में कौन सा क्रियात्मक समूह बेटा, कीटोन। ठीक है, अब इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, इस वजह से ग्लूकोज को कहा जाता है बेटा एल्डोज शुगर। कौन से शुगर, एल्डोज शुगर। एल्डोज शुगर आर दो शुगर विच है एल्डिहाइड एज देयर फंक्शनल ग्रुप। एल्डोज ऐसी शुगर होती हैं जिनके पास एल्डिहाइड होता है, किस रूप में, क्रियात्मक समूह के रूप में। अब सर इसका क्या नाम पड़ जाएगा फिर, देख बेटा इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, कीटोन है, तो इसको हमने नाम दे दिया कीटोज शुगर। कौन से शुगर, कीटोज शुगर। कीटोज शुगर ऐसी शुगर होती हैं जिनमें क्रियात्मक समूह के रूप में क्या मौजूद होता है बेटा, कीटोन होता है। क्या कहेंगे इसको, कीटोन, KETON, कीटोन है वो। ठीक है, इतने बात समझ आ रही है बेटा। अब ध्यान से देख इधर, अमीबा ने क्या किया, अमीबा ने इस भोजन को ठोस पदार्थ के रूप में ग्रहण किया। ठीक है, ग्रहण करने के बाद अपनी बॉडी के अंदर ले आया, फिर इसको क्या किया, एंजाइम की सहायता से पचा के छोटा बना दिया। अब इस ग्लूकोज का ये क्या करेगा, देख इस ग्लूकोज का ये कराएगा ऑक्सीकरण। क्या कराएगा बेटा, ये ऑक्सीकरण। अब ध्यान दो बेटा इधर, इस ऑक्सीकरण के बाद यहाँ पर क्या बनेगी, CO2 बनेगी प्लस बहुत सारी H2O बनेगा। ठीक, H2O के साथ साथ में यहाँ से क्या एनर्जी रिलीज, क्या रिलीज होता है, यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी किस रूप में स्टोर कर ली जाती है बेटा, ATP के रूप में स्टोर कर ली जाती है। अब देख बेटा यहाँ पर क्या हुआ, इसने भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद उसको सरल किया, सरल करने के बाद उसको क्या किया, इस्तेमाल कर लिया, ऊर्जा में बदल कर इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। ठीक है, अगर इतनी बात समझ आ रही है तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो आप। जब कोई जीव किसी भोजन को ठोस या तरल पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है ना, ये तो उसको हम कहते हैं बेटा प्राणी संपोषण। तो ये जो अमीबा ने पोषण किया ना, ये कौन सा पोषण है बेटा, प्राणी संपोषण। ठीक है, अब देख बेटा इधर, प्राणी संपोषण का मतलब क्या होता है, प्राणी का मतलब क्या होता है, जंतु होता है, सम मतलब समान, पोषण मतलब पोषण। ठीक, भोजन करने का तरीका। तो ऐसे जीव जो प्राणियों के समान अपना पोषण करते हैं ना, उनको आप क्या कहते हो, प्राणी समपोषी कहते हो। ठीक है, अब प्राणी समपोषी क्या होता है, देख कोई भी प्राणी होगा, आप भी प्राणी हो, हम भी प्राणी हैं। ठीक है, शेर बाघ चीता ये सब भी क्या है, प्राणी है। लेकिन आप जरा ऑब्जर्व करके बताओ हमको कि ये सारे के सारे जो
प्राणी है ना, ये अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो ये अपना भोजन या तो ठोस के रूप में ग्रहण करेंगे, द्रव के रूप में। तो अमीबा भी क्या कर रहा है, देखो बेटा, ये भी क्या कर रहा है, भोजन को ठोस के रूप में क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ग्रहण करने के बाद उसने क्या किया, उसको पचा दिया। ठीक है, तो ये भोजन का अंतर्ग्रहण ठोस या द्रव के रूप में कर रहा है ना, तो इसको आप क्या कहोगे कि ये क्या है, प्राणी संपोषण है। ठीक है, क्लियर होता है इतना? ठीक है ना। अब इनको आप कॉपी में नोट करते जाइएगा। उम्मीद है कि आज यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी बेटा। फिर से देख ले एक बार। भोजन था, उसको अमीबा ने अंदर ग्रहण किया, लेकिन ये ऐसा भोजन था जो सीधे ऊर्जा नहीं दे सकता था, तो इसको छोटा करना जरूरी था क्योंकि ये जटिल था। तो छोटा करने के लिए इसके कोशिका द्रव्य में क्या थे बेटा, एंजाइम थे। ठीक है, भोजन को जब ये अपने अंदर ले आया ना, तो क्या बनाया, खाद्य रिक्तिका। और इस खाद्य रिक्तिका में क्या है, भोजन है। साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम मौजूद होते हैं ना, वो एंजाइम जल की सहायता से काम करते हैं। उसने क्या किया, इस भोजन यानी चीनी का, चीनी क्या है यहाँ पर, भोजन है ना, इस भोजन का क्या किया उन्होंने, पाचन किया। क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया और फ्रक्टोज बनाया। ग्लूकोज क्या करता है, सीधे ऑक्सीकरण द्वारा हमको क्या दिया उसने, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O दिया। ठीक है, अब जंतु है तो क्या करेगा, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना उत्सर्जी गैस के रूप में बाहर चली जाती है। इससे जो एनर्जी निकलती है वो ATP के रूप में स्टोर हो जाती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था किसका तरीका बेटा, ये तो था हमारा जंतुओं का तरीका। ठीक है, अब विषम पोषी पोषण का पहला तरीका था प्राणी संपोषण, यानी प्राणियों के समान पोषण। अब आगे बढ़ते हैं आप लोग दूसरी तरफ। जंतुओं में हमने एग्जाम्पल लिया किसका बेटा, अमीबा का। जंतु में हमने क्या देखा, जंतु में हम देखते हैं अमीबा। ठीक है, कवकों में हम एक कवक देखते हैं जिसको आप ईस्ट कहते हो। ठीक, ईस्ट क्या है बेटा, एक कवक है। कवक वे होते हैं जिनमें कोशिकाएं तो पादप कोशिकाएं होती हैं, लेकिन उनमें हरित लवक नहीं होता। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए मान लिया कि ये क्या है, हमारा एक ईस्ट है। कौन सी कोशिका है ये, ईस्ट कोशिका है। ये हो गया उसका केंद्रक, ये हो गया उसका साइटोप्लाज्म। ईस्ट कोशिका के बाहर ये क्या है बेटा, भोजन है। और इसका भी भोजन हमने मान लिया किस रूप में है, इसका भी भोजन चीनी के रूप में, यानी सुक्रोज के रूप में। ठीक भाई साहब, इस ईस्ट के साथ प्रॉब्लम ये है, अमीबा ने क्या किया, अपने हाथ पैर बना लिए, बनाने के बाद क्या कर लिया उसने, चीनी को अंदर कर लिया था। लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि इसमें कूटपाथ जैसी संरचना नहीं बनती है। और इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, यानी ये झिल्ली जो है ना, ये इतनी पारगम्य नहीं होती कि ये चीनी इसको पार कर जाए। क्योंकि चीनी क्या है बेटा, बड़ा अणु है। जब कोई बड़ी चीज़ किसी छोटी चीज़ में नहीं जा पाती है तो उसको आप क्या करते हो, छोटा कर देते हो, है ना। उसको दो पार्ट में डिवाइड करके फिर आपने उसको अंदर कर दिया। तो वही काम यहाँ पर होगा बेटा। यहाँ पर क्या हुआ था, अमीबा में भोजन को अंदर लेके उसने क्या किया था, दो पार्ट में तोड़ा था। और ये दोनों पार्ट कहाँ बने थे, सेल के अंदर बने थे। भोजन अंदर आया था तब टूटा था। यहाँ पर क्या करेगा, ये भोजन को बाहर ही तोड़ देगा। फिर बाहर तोड़ने के बाद जो पचा हुआ भोजन होगा ना, उसको अंदर करता है। मेरी बात समझ रहे हो? इसने क्या किया, पहले अंदर किया भोजन को, उसके बाद में उसको दो पार्ट में तोड़कर इस्तेमाल किया। ये क्या करता है, बड़े से भोजन को अंदर नहीं कर पाता, इसलिए भोजन को शरीर के अपनी कोशिका के बाहर ही तोड़ देता है। तोड़ने के बाद पचे हुए भोजन को ग्रहण करके ऊर्जा बनाता है। अब देखो बेटा, इधर होता क्या है, ये जो आपकी ईस्ट की सेल है ना, ये निकालती है कुछ एंजाइम्स। क्या निकालेगी बेटा, कुछ एंजाइम्स निकालती है। ठीक है, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, इस चीनी को दो पार्ट में तोड़ देते हैं। ठीक, कितने पार्ट में तोड़ देते हैं बेटा, दो पार्ट में। एक इन लोगों ने बनाया क्या, फ्रक्टोज C6H12O6 एज इट इज। ठीक, दूसरा बनाया बेटा इन्होंने ग्लूकोज। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, श्रावण किया। किसका श्रावण, मतलब अपने अंदर से क्या निकाला, एंजाइम निकाला। उस एंजाइम ने क्या किया, चीनी को शरीर के बाहर ही तोड़ दिया। अब ये क्या करेगा, अब तो ये छोटे पदार्थ हो गए, अब ये सक्षम है। अब सक्षम है तो क्या करेगा, ये ग्लूकोज इसको अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, अंदर ले लिया। अंदर लेने के बाद ये ग्लूकोज कहाँ पहुँच गया, इसकी सेल में। अब सेल के अंदर क्या होगा बेटा, ऑक्सीकरण होगा, यानी इससे ऑक्सीजन जुड़ेगा। और ऑक्सीकरण के बाद इसमें भी क्या बनेगी, CO2 और H2O, यानी इसमें भी क्या बनी बेटा, CO2 प्लस H2O। और CO2 H2O बनेगी तो ऊर्जा बाहर निकलेगी। ऊर्जा बाहर निकलेगी तो स्टोर हो जाएगी। स्टोर किस में होगी, स्टोर होगी बेटा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। किस में होगी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। ठीक है, तो जो अमीबा ने किया
अंदर ले आके पचाया, वो क्या था बेटा, प्राणी संपोषण था। कवक ने क्या किया, बाहर पचाया, बाद में अंदर ले आया। तो इस प्रक्रिया को बेटा ना, इस पूरी प्रक्रिया को जो कवक ने किया है, इस प्रकार के विषमपोषी पोषण को आप कहोगे अवशोषण। क्या नाम दोगे, अवशोषण। यानी अब आप समझ पा रहे होंगे विषमपोषी पोषण कितने टाइप का, मेनली 2 टाइप का। एक होता है प्राणी संपोषण और एक होता है बेटा विषमपोषी पोषण। प्राणी सम में क्या होगा, बड़ा सा पदार्थ अंदर लेके पचाया जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, और इसमें क्या होगा बेटा, इसमें बड़ा सा पदार्थ बाहर शरीर के तोड़ के पचा के उसके बाद पचाया भोजन अंदर लिया जाएगा, उसके बाद उससे ऊर्जा प्राप्त की जाएगी, ठीक है। आई होप तो ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। और बेटा अगर कोई डाउट हो ना तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, और आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं आप पूछना चाहते हो, आप वो वहाँ पर डाल दीजिएगा, मैं उसका आंसर डेफिनेटली करूँगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बेटा सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।